गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सार्थक गुप्ता और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर क्लास 9th का सिविक्स का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि हमारे इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है, किस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्शंस कैसे क्या है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है। एन इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लोग अपनी चॉइस से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हर 5 साल में, रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो। अगर सरकार को 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर री इलेक्शंस भी दोबारा से इलेक्शंस कराए जाते हैं, जिससे कोई नई सरकार बन सके, या अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो वही दोबारा वापस आ जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी 2014 में वो जीते थे और 2019 में उससे ज़्यादा बड़ी जीत उनको मिली तो दोबारा वो बने, तो लोग उनको पसंद करते हैं, लोगों ने उनका काम पसंद किया था। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ऐसा क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है, क्या क्या मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपका जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक बनता है। सबसे पहले तो क्या है कि हमारे इंडिया में हर किसी को वोट देने का राइट है। जो भी पर्सन 18 ईयर्स ऑफ एज का हो चुका है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्रीड का हो, कोई भी जेंडर हो, उन सभी को वोट देने का राइट है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो गई, यही डेमोक्रेटिक हो गया कि भाई और दूसरे कंट्री हैं वो डेमोक्रेटिक का नाम है, जैसे कि चाइना में है, देखा जाए तो एक ही पार्टी खड़ी होती है। अब वहाँ पीपल्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उन्हीं को ही जीतना है। वो लोग जानते हैं तो वो डेमोक्रेसी उसको नहीं बोलेंगे, राइट चॉइस नहीं बोलेंगे। जैसे कि सऊदी अरेबिया था, वहां पे पहले फीमेल्स को वोट देने का राइट नहीं था, फिर ये कैसा डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारा इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर सब हर कोई कानून और संविधान की नजर में एक समान है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट्स जो भी होते हैं वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, लेकिन जिसको हमने चूज किया है, जैसे कि सपोज दैट 4 लोग खड़े थे, पहले पर्सन को 50% वोट्स मिल जाते हैं, दूसरे को 20, तीसरे को 20, लास्ट वाले को 10% वोट्स मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, जो फर्स्ट पर्सन था, तो वही जीतेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं वो उसको वोट ज्यादा मिल गए तो उसका कैंसिल कर देंगे कि मनमानी चलेगी, नहीं, जो जीतेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही एमएलए और एमपी बन सकता है। स्टेट की बात करेंगे तो वही एमपी जब एमएलए का एक को स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग एमएलए, मतलब वो अलग अलग उनकी जो संख्या होती है वो डिजिट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उसी हिसाब से उनके चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी पार्टी, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारी जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 543 सीट्स की है, तो 543 में 272 सीट्स किसी भी पार्टी के पास होने बहुत जरूरी है। सीट्स मतलब इतने एमपी उनके पास होने बहुत जरूरी है अगर उनको अपनी सरकार बनानी है तो, और जो जीतेगा वही सरकार अपनी बना सकता है। और इलेक्शंस जो भी होते हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होते हैं, हर 5 ईयर्स में होते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि हर किसी को फ्री है, हर व्यक्ति फ्री है। अगर मैं बीजेपी को चूज करता हूं तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो फ्रेंड है या जो मेरे सपोर्टर है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, वो बीजेपी को ही चूज करें। वो शायद कांग्रेस को भी चूज कर सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी को भी चूज कर सकते हैं, वो एसपी बीएसपी किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं। ये हमारा राइट है, समझे ना। तो इस पर कोई हमारा दबाव नहीं है, हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। और इलेक्शंस जो भी होते हैं वो फेयर मैनर में होने चाहिए, फेयर मैनर में होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखा नहीं जाता है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने जाति धर्म के नाम पे लोगों को बदलाते हैं, डिसयूनिटी क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा पैसे देके भी अपने वोट से अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये हमारा कंट्री है तो इस तरीके से हमको डेमोक्रेटिक बनाता है। अब
एक इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ मिनिमम हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इसके कई मेरिट्स भी हैं और कई डिमेरिट्स भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं तो कई बुराइयाँ भी हैं। हम जैसे कि डिमेरिट्स की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अगर चुनाव में खड़ा हो गया तो चुनाव में खड़ा होने के बाद में कोई डिसयूनिटी उसमें क्रिएट हो जाती है। कोई मुस्लिम खड़ा हो गया, सारे मुस्लिम उसी के पास चले गए। कोई हिंदू में ब्राह्मण खड़ा हो गया तो ब्राह्मण के वोट सारे वहाँ पड़ गए। बनिया हो गया तो बनिया के वोट सारे के सारे उसको चले गए। तो इससे समाज टूटता है, डिसयूनिटी क्रिएट होती है। ये इलेक्शंस की हमारे यहाँ पे डिमेरिट्स भी हैं। इसके अलावा क्या डिमेरिट्स हैं कि पार्टीज जो होती हैं वो एक अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचते हैं जीतने के लिए। कोई दूसरा मेंबर खड़ा है उसको पैसे दे दीजिए, उसको बिठा दिया कि भाई तुम खड़े मत होना, या फिर जो जहाँ से उनको वोट्स नहीं मिलते हैं उन पीपल्स को उन्होंने पैसे दे दिया, काम दे दिया जिससे उनको वोट्स मिल जाएं। किसी भी तरीके से जीतना है उनको, फिर चाहे वो डर्टी पॉलिटिक्स भी करेंगे, डर्टी ट्रिक्स भी अपनाएं, कुल मिलाकर उनको जीतना है। ये डिमेरिट्स हमारे इंडिया में है पॉलिटिक्स के। और कोई भी पार्टी सत्ता में अगर आ जाती है, जैसे कि आज भाजपा है, कल कांग्रेस थी, स्टेट में पहले एसपी थी, आज बीजेपी है, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स रूल करती हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स रूल कर रही हैं वो अपने आप को राजा समझ लेते हैं कि जो मन में आएगा हम तो वो करेंगे। तो ये भी गलत है। ऐसा करोगे तो फिर बेटा 5 साल बाद दोबारा से तुम खड़े हो गए और दोबारा से जनता तुमको बता देगी कि कौन हो, तुम राजा हो या राजा हम हैं। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र होता है, मतलब प्रजा ही सब कुछ है। जो पीपल्स हैं, कंट्री के रहने वाले जो नागरिक हैं वही सब कुछ है। तो वही आपको जिताते हैं, वही आपको हरा भी देंगे, समझे ना। अच्छा, अब इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स का क्या है कि सपोज दैट कोई मेंबर खड़ा हो गया, वो जीत गया। अब अगर वो अच्छा काम करा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कराएगा तो 5 साल बाद उसको हटा दिया जाएगा, दूसरा कर देंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं अगर ये 5 साल से ये बन गए तो फिर ये 5 साल रहेंगे, ऐसा कहीं भी कंपल्सरी नहीं है, समझे ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा क्या है कि भाई कई सारी पार्टी हो गई, जैसे कि हम बात करें बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी एंड मेनी मोर, कई सारी पार्टी हैं। अब इसके भी मेंबर्स खड़े, इसके भी खड़े, इसके भी, सबके मेंबर्स खड़े हैं। तो अब कंपटीशन हो गया बहुत हाई, सबको वोट चाहिए, सब जीतना चाहते हैं, तो सब अपनी अपनी अच्छी अच्छी पॉलिसी लेकर आते हैं। तो इससे क्या होता है कि पॉलिसीज काफी अच्छी आ जाती हैं। अब वो एक अलग बात है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं बहुत ज्यादा। तो ये इसके डेमोक्रेसी के मेरिट्स भी हैं। दूसरा क्या है, कोई भी लीडर पीपल्स को फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको हमको ही वोट देना है। आप फोर्स करोगे तो उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। भाई कोई किसी के खिलाफ सपोर्ट, कानून भी तो होता है ना, किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई किसी का यहाँ गुलाम नहीं है। जिसको मन करेगा वो उसको वोट देगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी अगर वाराणसी से जीत रहे हैं तो कई पीपल्स ऐसे भी जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया क्योंकि वो उनको लाइक नहीं करते हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया, उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस कैंडिडेट को लाइक करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करते हैं, किसकी आइडियोलॉजी हमको अच्छी लगती है, किसकी जो स्कीम्स हैं वो हमको अच्छी लगती है, ये इस पे डिपेंड करता है। तीसरा, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। अब हमारे देश में इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। पहली बात करेंगे हम जनरल इलेक्शंस की। जनरल इलेक्शंस मतलब लोकसभा की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जनरल इलेक्शंस का मतलब होता है पूरे देश में एक ही बार में चुनाव करा देना। और ये कब पॉसिबल होता है, जब सेंट्रल लेवल, जब लोकसभा का चुनाव हो, जब केंद्र सरकार मतलब प्रधानमंत्री चूज करना हो हमको, तब उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। तो ये इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये इलेक्शंस हर 5 साल में रूटीन वे में होते हैं, पूरे देश में एक साथ होते हैं, एक ही साथ ये हेल्ड कराए जाते हैं। और पूरे देश में जैसे कि कई सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, तो उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी होते हैं। और पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन डिवाइड करते थे ना, पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं। तो उसी हिसाब से एमपी जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
जनरल इलेक्शन जब होते हैं ना, तो उनके जो एमपी सांसद वगैरह जो खड़े होते हैं ना, प्रत्याशी हर पार्टी से टिकट लेते हैं, कई लोग इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं, वो आपको हम अभी आगे बताएंगे, इसमें आएगा वो टॉपिक आपका। तो इस तरह से खड़े होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। दूसरा होता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन के अंदर भी क्या हो जाता है कि सपोज दैट कोई ऐसा मेंबर है जो एमपी था या एमएलए, स्टेट की बात करेंगे, वो एक्सपायर हो गया या किसी वजह से वो रिजाइन कर देता है अपने ऑफिस से। तो अगर वो रिजाइन कर देगा तो ऐसे टाइम पर वो सीट खाली हो जाती है, और जब वो सीट खाली हो जाती है तो उसकी जगह पे फिर दोबारा से इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाई इलेक्शंस। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे। तो चूंकि हमने आपको पहले बताया कि ये पॉपुलेशन के बेस्ड पे कई सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइडेड हैं, और उन सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कई सारे पीपल्स रहते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट जालौन की रहते हैं, तो यहाँ पे जालौन, नरोटा, भोगनीपुर, कुछ आसपास के जो एरिया है ना, उनको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई आबादी के हिसाब से। हर आबादी डिसाइड कर दी गई है, जितनी सीट्स होती है ना, टोटल आबादी को उसको डिवाइड कर देते हैं, तो पर एमपी पे जितनी पॉपुलेशन पड़ती है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग जो सरकार वो बनाती है, समझे ना। और इस समय हमारे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो इस तरह से लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हेल्ड होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो कराए जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हम बात करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है आरक्षित सीट, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले से आरक्षित होती हैं, जहां पे मतलब जिसको हम लोग कोटा सिस्टम, जो गवर्नमेंट जॉब्स में देखते हो ना, कोई जॉब्स निकलती हैं, एससी के लिए इतने परसेंटेज है, इतने परसेंटेज केवल एससी ले जाएंगे, इतने परसेंटेज एसटी होंगे, ओबीसी का ही होगा, जनरल का अलग होगा। इस तरीके से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एससी के लिए भी हैं और एसटी के लिए भी हैं। एससी के लिए 84 है 543 में, और एसटी के लिए है 47। मतलब इन सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ वही पीपल्स खड़े हो सकते हैं जो एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वही पीपल्स खड़े हो सकते हैं जो एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और भी कुछ अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन होते हैं लोकल लेवल पर, जैसे कि कुछ जगह महिला की सीट करते हैं कि वहाँ से केवल लेडीज ही खड़ी हो सकती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होती है जो वीकर सेक्शन उस एरिया का, सोसाइटी का होता है, तो उसके पीपल्स को खड़ा कर दिया, जिससे वो अपने समाज को आगे ला सके, बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके। अब बात आती है वोटर लिस्ट। तो इलेक्शन कमीशन होता है, वो वोटर लिस्ट बनाता है। हर साल कितने लोग मर गए, कई लोग मरते भी हैं तो नए पैदा भी होते हैं, जन्म भी लेते हैं, 18 साल के होते हैं, तो जो लोग मर जाते हैं उनके नेम हटा दी जाती है, जो 18 साल के हो जाते हैं उनके दोबारा से नेम चढ़ा दी जाए, उनके मतलब दोबारा से कहने का मतलब ये है कि 18 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उनको वोटर लिस्ट में उनका नेम चढ़ जाता है, जिससे वो इलेक्शन दे सकें, वोट दे सकें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इसको कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन बनाता है, और लोकसभा में भी बनती है, और हर 5 साल में जो स्टेट लेवल पे विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, उसमें भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट में भी ये जब फॉर्म होती है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट की जब इलेक्शंस आती हैं तब भी वोटर लिस्ट बनाई जाती है। ओके। और कोई भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो चुका है, 18 ईयर्स ऑफ एज उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो हमारे देश के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट दे सकता है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे गोरा हो, काला हो, कैसे भी रंग का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको राइट है कि वो अपने मर्जी से किसी को भी वोट दे सकता है। अब बात आती है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, और उसके बाद आएगी इलेक्शन कैंपेन। अब नॉमिनेशन किस तरीके से हम लोग कराते हैं? जो भी नॉमिनेशन की लिस्ट आती है, वो नॉमिनेट पीपल्स कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं? कोई भी व्यक्ति इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, अगर उसकी 25 साल की एज हो चुकी है, तो हम भी हो सकते हैं, आप भी। हम भले वोट दे रहे हैं, अगर हमारा मन है कि हमको लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा होना है या विधानसभा के इलेक्शन में खड़ा होना है, तो हम खड़े हो सकते हैं, कोई भी इलेक्शन उसमें खड़े हो सकते हैं, ये हमारा राइट है। या तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ले लीजिए,
कभी हम बीएसपी को लाइक करते हैं, बीएसपी अगर हमको टिकट देते तो अच्छी बात है, नहीं तो कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जिस पार्टी से आपको टिकट मिलेगा, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको पसंद है, वो टिकट देता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हो, अपना खुद से एक इलेक्शन डिपार्टमेंट से सिंबल लेके आप खड़े हो सकते हो इलेक्शन में, और इसमें आपको कोई रोक नहीं है। वो आपको एक सिंबल दे देंगे कोई भी, उसके उस सिंबल, उस बैनर के थ्रू आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो। इसके साथ ही साथ में आपकी एज मैंने आपको बताया थी कि 25 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, और 25 ईयर कुछ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं। कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस केस नहीं चल रहा हो, आपकी पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन सामने होनी चाहिए, आपके पास कितना रुपया पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, ये आपको पूरा पब्लिक देना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, इसको बोलते हैं कि जैसे कि इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है कि लोग प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, जो खड़ा हुआ उसके सपोर्टर्स उसका प्रचार कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, पंपलेट्स लगवा रहे हैं, रैली हो रही है, प्रधानमंत्री आते हैं उसको सपोर्ट में बोलने के लिए, कोई बड़ा नेता आता है उसको सपोर्ट में बोलने के लिए, इसको बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। और जब नॉमिनेशन जो लिस्ट होती है वो कंफर्म होकर आ जाती है, फिक्स हो जाता है कि हाँ इस जगह से ये मेंबर खड़े हुए हैं, तब से लेके और जब तक इलेक्शंस की डेट नहीं आ जाती है तब तक ये लोग मिनिमम 2 हफ्ता 15-20 दिन का टाइम मिलता है, उसमें ये लोग अपना खुद चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे देश में मतलब जो इलेक्शंस है वो व्हाट मेक्स इलेक्शंस, हमारे देश में जो इलेक्शंस किस तरह से इंडिया में डेमोक्रेटिक बने हैं, समझे ना। तो ये जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक आपका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बकाया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल कंपटीशन, डिमेरिट्स, मेरिट्स, और व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, जनरल इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन कैंपेन, ये सभी आपको टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।